पुलिस ने तीसरे दिन भी दबंगाई दिखाते हुए छतरीपुरा, लसोड़िया और खजाना थाना क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाकर गुंडों की धरपकड़ की। इस दौरान पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर गुंडों को पकड़ा और उनकी जमकर धुनाई की। इंदौर पुलिस ने शहर से गुंडा राज खात्मा करने का मन बना लिया। तीसरे दिन भी लगातार अपनी दबंगाई दिखाते हुए छतरीपुरा, खजाना और लसोड़िया क्षेत्र में सर्चिंग की गई, लेकिन छतरीपुरा क्षेत्र के बालंदा कॉलोनी, बाराभाई कॉलोनी, टाटपट्टी, बाखल और कंजर मोहल्ले में पुलिस ने दौड़ कर गुंडों को धर दबोचा और क्षेत्र में पिटाई करने के बाद थाने में भी लाकर उनकी जमकर धुनाई की गई। पुलिस ने यहां से अनीस नामक बदमाश को धर दबोचा। अनीस पर 2009 में दंगा कराने का आरोप था और तभी से वो फरार था। इसके अलावा पुलिस ने विशाल राजू मराठा नामक बदमाश को पकड़ा और उसके पास से चोरी का माल बरामद किया। इस क्षेत्र में करीब 13 गुंडों को पुलिस ने धर दबोचा। इसके अलावा खजाना थाना क्षेत्र में भी सर्चिंग अभियान चलाया गया। पुलिस के अभियान को देखते हुए नामचीन गुंडे भूमिगत हो गए। वहीं इस अभियान के बारे में सीएसपी रुपेश द्विवेदी का कहना था। गुंडा विरोधी अभियान के तहत थाना छतरीपुरा में लाइब्रेरी ब्यूरो से एक विशाल मराठा नाम का चोर पकड़ा गया है, जो चंदननगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने एक आरक्षक एमजी रोड में पुलिस आरक्षक की मोटरसाइकिल चुराई थी, वो बरामद की है। एक ऑटो बरामद किया है और ऑटो रिक्शा की स्टेपनी टायर के साथ में जो उसने चुराए थे वो बरामद किए गए। और यहाँ पूरा नर्मदा बांध के विरोधियों ने शुक्रवार को संभागायुक्त प्रभात पराशर के बंगले पर नारेबाजी कर सारे अधिकारियों की नींद खराब कर दी। इनकी मांग है कि डूब में आई किसानों की जमीन के बदले दूसरी जमीन सरकार आवंटित करे। आमतौर पर रेसिडेंसी इलाका शांत माना जाता है, लेकिन शुक्रवार की सुबह नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने संभागायुक्त प्रभात पराशर के निवास पर नारेबाजी कर सारे अधिकारियों को नींद से जगा दिया। गौरतलब है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर ने ये आंदोलन चलाकर मध्य प्रदेश सरकार की नींद हराम कर दी। अब इस आंदोलन को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने हाथ में ले लिया। इनकी मांग है कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार विस्थापितों को पहले जमीन दी जाए। इस बारे में एक महिला कार्यकर्ता का कहना था।
रवैया तो यह है कि वो बात सुनने को ही तैयार नहीं, तो मानने की बात तो दूर है। हम सिर्फ इस गुजारिश को लेके आए थे कि जो उन्होंने जल स्तर कोर्ट ने निर्धारित किया है 189 मीटर्स का, वहां पे वो बांध को रोक दिया जाए, अभी पानी नहीं भरा जाए, पहले लोगों को जो विस्थापित किया जा सकता है उनका पुनर्वास हो। कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन्होंने बोला है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने बोला है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए, तो ये प्रक्रिया अधूरी है। वहाँ पर भी जल सत्याग्रह में लगे हुए उन लोगों की क्या स्थिति है? उन लोग की हालत काफी गंभीर है और हम लोग उनके साथ हैं, और सुबह सुबह उनका फोन 5 बजे से आ रहा है कि नाक तक उनके पानी पहुंच चुका है, इसलिए हम लोग भी सुबह से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। शहला मसूद हत्याकांड की सुनवाई के दूसरे दिन जांच अधिकारी के बयानों की आरोपी पक्ष के वकीलों ने धज्जियां बिखेर दी। अब ये सुनवाई 17-18 सितंबर को होगी। वहीं कुख्यात डकैत आनंद शांडिल्य को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंदौर के जलाकोट में पेश किया। शहला मसूद हत्याकांड की सुनवाई में दूसरे दिन पुलिस के जांच अधिकारी SI उइके के बयान हुए। उनके द्वारा दिए गए बयानों की आरोपी पक्ष के वकीलों ने धज्जियां बिखेर दी। वहीं सबा जाहिदा के वकील सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि हत्याकांड के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। जांच अधिकारी हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के रंगों के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पाए। ये पूछा कि डेड बॉडी जो फर्स्ट क्राइम सीन था वो आपने क्या देखा, यदि हत्या ड्राइविंग सीट पे हुई है और बाजू में चली गई तो क्राइम सीन बदला जाएगा कि नहीं। उसने वाले ने बोला इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। मैंने सरसरी नज़र से लाश को देखा था। किस नज़र से? सरसरी नज़र से। और चप्पल जब मैंने उससे पूछा कि आपने चप्पल देखी थी कि मैंने कोई चप्पल नहीं देखी, उसको कोई चप्पल नहीं थी। अच्छा सर, आप बताएं कि आपने बोला था कि रिपोर्ट में 2 मिनट पहले इनसे तो कर लें। अरे यार, और कोई क्वेश्चन इनसे नहीं। इसमें आपको ये लगता है कि लाश बदला है? और हमको ऐसा लगता है कि जब पुलिस पहुंची तो जो फर्स्ट क्राइम सीन था वो बदला जा चुका था, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले ने ये नहीं देखा कि स्टीयरिंग पे हत्या हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जब स्टीयरिंग पे हत्या हुई कार के और बाजू की सीट पे बिठा दिया गया, इसका मतलब जो फर्स्ट क्राइम सीन था वो बदला जा चुका था। वहीं ताशिब और शाकिर के वकील परवेज आलम ने कहा कि घटना की सूचना पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली। मृतक के पास चप्पल नहीं मिलना और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा घटना स्थल पर छेड़छाड़ कर वहां का जब्त सामान वरिष्ठ अधिकारी को देना, ये सब गलत है। यदि कोई भी महिला तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है तो वो चप्पल अवश्य पहनती है। साथ ही कार के चालक सीट का दरवाजा भी बंद था। ये सारी बातें जांच को प्रभावित करती हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि ड्राइविंग सीट का गेट बंद पाया गया और जिस गेट पे जिस साइड वो बैठी हुई थी मैडम, उस साइड बैठा हुआ जो डेड बॉडी को रखा गया था, वो डेड बॉडी उस साइड का गेट खुला हुआ था, लेकिन उस साइड से गोली नहीं लगी है और 108 एम्बुलेंस उससे छेड़छाड़ करके जा चुकी थी, जो भी करना था। तो 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी अधिकारियों ने उसके साथ क्या छेड़छाड़ की, क्या सामान के साथ छेड़छाड़ की, ये उसे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, जो रिकवरी थी कार से, जो रिकवरी होना थी, जो मिला था सामान, उसका कहना था बयानों में वो वरिष्ठ अधिकारियों ने ले लिया था। नाम बताया सर वरिष्ठ अधिकारी को? वरिष्ठ नहीं, नाम नहीं बताया, वरिष्ठ अधिकारियों ने ले लिया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका सीजर मेमो तक नहीं बनाया है घटना स्थल से कि कार से हमने क्या जब्त किया। अब इस मामले की सुनवाई 17-18 सितंबर को होगी। वहीं कुख्यात डकैत आनंद शांडिल्य को उत्तर प्रदेश पुलिस इंदौर लेकर आई और अदालत में पेश किया, जहां उसके वकील यादव ने कहा डकैती में इसमें एविडेंस होनी है और बैंक डकैती इसमें चार्ज बन रहा है। चार्ज में हमने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि पहले हमको ये बता दिया जाए कि हमारा मामले कैसे पुटअप करेंगे। इसमें 2 लोग पेट्रोल पंप बैंक डकैती में 2 लोगों को ऑलरेडी कंसर्न हो चुका है। इसमें हरीश ठाकुर और परवेज वर्मा, और इसमें एक आदमी था शशिकांत यादव, उसका इनकाउंटर हो चुका है। बनारस में यूपी स्टेट में मार दिया था। राव के मुख्य मार्ग पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में रखा थर्माकोल पूरी तरह खाक हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुवार शाम को एबी रोड स्थित राव में वहां से गुजर रहे ट्रक में आग लग गई। आग में ट्रक में रखा थर्माकोल जलकर पूरी तरह राख हो गया। ट्रक चालक ने बताया कि आग क्यों लगी इसकी उसे भी कोई जानकारी नहीं है। आग लगने के बाद ट्रक को खड़ा कर वो नीचे उतर गया था।
अब गाड़ी में जैसे आग लगी उसे गाड़ी यहाँ से थर्माकोल भरा था। थर्माकोल गाड़ी में क्या था? थर्माकोल था। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर नहीं पहुंचा, वरना ट्रक को जलने से बचाया जा सकता था। गाड़ी की जानकारी ये इधर बॉम्बे साइड से मऊ साइड से चली आ रही थी। मऊ साइड से चली आ रही थी। किस तरीके से पाया गाँव फायर ब्रिगेड मौके पे आ गई थी? गाँव फायर ब्रिगेड मौके पे तो आ गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड के जितने भी कर्मचारी है उनको अनुभव नहीं होने के कारण प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास कर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही वे अमले के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। दंगल के साथ में है और आग पर काबू पा लिया गया। फिर क्या लग रहा है किस तरीके से आग लगी? कुछ जानकारी ये तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। पुलिस है वो जांच करेगी आग कैसे नहीं लगी, लेकिन हमको जैसी खबर मिली इमीडिएट हमारा। राव के मुख्य मार्ग पर ट्रक में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों ओर बिजली के तार थे, संयोग से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि लोगों की मदद से आग बुझा दी गई। ये ट्रक पीतमपुर से इंदौर की ओर आ रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम कोयला घोटाले में आने के बाद भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सदन नहीं चलने दी और 31 अगस्त को देशव्यापी धरने की घोषणा कर दी। इसके चलते शुक्रवार को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने कोयले का पहाड़ बनाकर धरना दिया। कैग रिपोर्ट में 186 लाख करोड़ के कोयले घोटाले में देश के प्रधानमंत्री का नाम आते ही पूरी भाजपा उग्र हो गई और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने सदन नहीं चलने दी। वहीं शुक्रवार को भाजपा ने राष्ट्रव्यापी धरने का आह्वान किया तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गोलू शुक्ला के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के सामने कोयले का पहाड़ बनाकर धरने पर बैठ गए। इस बारे में मोर्चा अध्यक्ष गोलू शुक्ला का कहना था, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज 31 तारीख को पूरे प्रदेश के 55 जिलों में धरने का आयोजन किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी झा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जी जिराती जी के आदेश पर आज युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहाँ मनमोहन सिंह जी से इस्तीफे की मांग को लेकर जो 1,86,000 करोड़ रुपए का जो कोयला घोटाला हुआ है उसको लेकर आज सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पिछले दिनों एक ट्रेवल्स मालिक के भतीजे पर सुयश अस्पताल के पार्किंग में जानलेवा हमला हुआ था। राजपूत समाज के लोगों ने आईजी ऑफिस पहुंचकर हमलावरों को पकड़ने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोपियों को पकड़ाने के लिए 51,000 रुपए की घोषणा की। पिछले दिनों बदमाशों ने धर्मेंद्र सिंह ठाकुर नामक युवक को उस समय गोली मार दी जब वो सुयश अस्पताल से अपनी भाभी को देखकर पार्किंग में रखी बाइक लेकर अपने घर जाने वाला था। पुलिस ने अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं हासिल की। तब शुक्रवार की दोपहर को राजपूत समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आईजी अनुराधा शंकर से उनके कार्यालय में हमलावरों को पकड़ने की मांग को लेकर मिला और इस आशय का ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या पुलिस आरोपियों को पकड़ती है तो समाज की ओर से उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बारे में रघु परमार ने कहा, को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और समाज जो भी गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी में मदद करेगा या सूचना देगा उसको समाज की ओर से 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हमारी मांग ये है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल के पुण्य स्मरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत कर प्रधानमंत्री को कोयला घोटाले में कटघरे में खड़ा कर दिया। शुक्रवार की सुबह विश्वविद्यालय तक्षशिला के सभागृह में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल के पुण्य स्मरण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, सांसद सुमित्रा महाजन के अलावा भाजपा के कई नेता मौजूद थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कोयला घोटाले में कहा कि सरकार को हमने 2005 में पत्र लिखकर कोयला आवंटन में हो रही गलत नीतियों के बारे में अवगत करा दिया था और उनकी नीति का भी विरोध किया। यदि वे कोयला नीति सही बनाते तो हम उनके साथ रहते।
और छत्तीसगढ़ आज आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता। और जो पत्र हमने 2005 में केंद्र सरकार को, उस समय के कोल मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को लिखा, और आज जो इस विषय को लेकर कि कोल आवंटन यदि हुआ है और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए जो निर्णय 2005 में जो पत्र हमको लिखा, उस पत्र के जवाब में क्या हमने उसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग ना हो या उसका विरोध किया, और जिस प्रकार उसको मीडिया में उस पत्र के 4 पैरा जो हमने लिखे थे, यदि स्पष्ट रूप से पूरे को पढ़ दिया गया होता, ये गलतफहमी खत्म हो जाती।